डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास सम्मेलन को किया संबोधित। दवा क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल झारखंड के दौरे पर राज्यपाल से की मुलाकात। रांची स्थित राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला का भी किया निरीक्षण। रांची पहुंचे भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। JSCA स्टेडियम में कल शाम 7 बजे से होगा T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला। और रांची और खूंटी के बच्चों की नायाब पहल, बचत की भावना से स्थापित किया बैंक। 600 सदस्यों वाली संस्था का सालाना टर्नओवर 3 लाख से ज्यादा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011 2397 8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दवा क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन एक विशिष्ट पहल है, जिसका उद्देश्य दवा उद्योग से जुड़े सरकारी क्षेत्र और उद्योग जगत के प्रमुख भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितधारक, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। In the context of the Indian pharma sector too, the speed, scale and willingness to innovate had been truly impressive. For example, it is this spirit of innovation that led to India becoming a major producer and exporter of PPEs. And it is the same spirit of innovation that led to India being at the forefront of innovating, producing, administering and exporting COVID-19 vaccines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। कंस्ट्रक्शन कंपनी इसके गठन से और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुमान है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से
पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है और मार्केट से फंड रेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज झारखंड के दौरे पर हैं। इस कड़ी में उन्होंने आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद श्री पटेल ने रांची स्थित राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधे भी लगाए। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि झारखंड में मिनी फूड पार्कों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य की ओर से इसके लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं तो केंद्र सरकार से इसे अविलंब स्वीकृति दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अपने झारखंड प्रवास के क्रम में आज सवेरे राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार से मिलने उनके आवास पर भी गए थे। सांसद श्री पोद्दार ने एक पत्र सौंपकर केंद्रीय मंत्री से झारखंड में मेगा फूड पार्क की स्थापना का भी अनुरोध किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद और विधानसभाओं में सार्थक चर्चा की आवश्यकता पर भी बल दिया। 2 दिनों के इस सम्मेलन में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,919 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 11,242 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,762 रह गई है। तो इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 25 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 23 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की जो संख्या है 135 हो गई है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1 अरब 14 करोड़ को पार कर गया है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। राज्य में अब तक 2,24,89,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,29,461 लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 49,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 80,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में पेशा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने। मौके पर दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। समाचारों का सिलसिला बुलेटिन में जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान,
2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड की बात करें तो बूटी पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के अन्य अधिकारियों के अलावा उपायुक्त दिलीप टोपो भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के लाभुकों के बीच गैंता और कड़ाही बांटे। इधर कोडरमा जिले में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 4 प्रखंडों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और ग्रामीणों की समस्याओं का भी समाधान मौके पर किया गया। पलामू के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह और उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल रांची के जेसीएस इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आज विशेष विमान से रांची भी पहुंच गए हैं। रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ दोनों ही टीमों का स्वागत किया। सुबह से ही एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ लगी हुई थी और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टीम के सदस्य एयरपोर्ट से बाहर निकले, दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। बीसीसीआई और रांची जिला प्रशासन की ओर से बायो बबल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। बड़ी संख्या में महिला पुलिस के साथ जवानों की भी तैनाती थी। भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सदस्य और पदाधिकारी 2 अलग अलग एसी बसों में बैठकर 5 स्टार होटल रेडिशन ब्लू के लिए रवाना हुए। दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल में कुछ देर विश्राम करने के बाद अभ्यास के लिए जेएससीए स्टेडियम भी पहुंचेंगे। जेसीए के उपाध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने बताया कि कल होने वाले मैच में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी तस्वीरें। फुल कैपेसिटी दर्शकों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मैच होने को जा रहा है और इसमें आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है और सहयोग मिलता भी रहा है। सहयोग इसलिए मैं कह रहा हूं कि दर्शकों को इस बात की जानकारी रहती है कि हमें किन प्रिकॉशंस को रखना है और ये इस पूरे सीरीज पे निगाहें रहेगी पूरी दुनिया की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले आईपीएल के दौरान भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि इसको दुबई शिफ्ट करना पड़ा था बाद में। इसलिए इस सीरीज में विशेष करके दर्शकों को भी ख्याल रखना है, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ध्यान रखना है और टीमों को तो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं मुझे लगता है कि बायो बबल जो है अपने आप में मेंटली बहुत ही लोगों को एक चुनौती वाला उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के चर्चित प्रशंसक सुधीर जी टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए आज रांची पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम जहां भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलती है, सुधीर जी टीम इंडिया का हौसला अफजाई के लिए जरूर मौजूद रहते हैं। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दुबई या अन्य देशों में होने वाले इंटरनेशनल मैच में भी सुधीर जी की उपस्थिति जरूर नजर आती है। 19 नवंबर को रांची के जेसीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित होने वाले टी20 मैच में भी एक दर्शक के रूप में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने रांची पहुंचे सुधीर जी ने कहा कि विदेशों में होने वाले मैच को देखने के लिए उनका सारा खर्च सचिन तेंदुलकर ही उठाते हैं और कल जयपुर में मैच खत्म होने के बाद रांची आने के लिए भी सचिन तेंदुलकर की ओर से ही टिकट की व्यवस्था की गई है। और एक समय लग रहा था कि हाथ से हमारी मैच निकल जा रही है, लेकिन हर संभव अगर वो 200 रन बनाते तो हम 201 बना के जीतते। अभी टीम इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज 3-0 से टी20 सीरीज जीतेंगे और यही जीत बरकरार रहेगी जो हम टी20 2020 वर्ल्ड कप इंडिया में ला सकें। खास बात यह है कि सुधीर जी अपने साथ हमेशा शंख रखते हैं और जब भी मैच होता है तो मैच के पहले ही शंखनाद करके जीत का उद्घोष करते हैं।
इस बीच जेसीए स्टेडियम में पूर्ण क्षमता के अनुसार दर्शकों के बैठने की अनुमति देने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में आज चुनौती भी दी गई। जनहित का मामला है और ये आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि अभी जो नवंबर में जो सरकार का गाइडलाइंस है उसके अनुसार 50% के स्ट्रेंथ में अभी कार्यालय चल रहे हैं, अदालत के कार्य चल रहे हैं और मंदिरों में भी जो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उतनी ही भीड़ की अनुमति है कि जहां 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा सके। 19 से 21 नवंबर तक होने वाली ईस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड से 25 सदस्यीय टीम कोलकाता के लिए आज रवाना हो गई। टीम में 7 महिला खिलाड़ी और 18 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। टीम को रवाना करने के लिए झारखंड पावर लिफ्टर्स संघ के सदस्य भी मौजूद थे। बचत एक अच्छी आदत है और यह आदत अगर बचपन में ही लग जाए तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज हम आपको रांची के कुछ ऐसे बच्चों से मिलाते हैं जिन्होंने बचत की इस भावना को आगे बढ़ाकर एक अच्छा खासा बैंक खड़ा कर लिया है। इतनी तादाद में एक जगह देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये बच्चे मामूली नहीं हैं और ना ही ये कोई खेल खेल रहे हैं, बल्कि ये सभी एक बैंकिंग प्रणाली के हिस्सा हैं और आज इनकी जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। जनरल बॉडी मीटिंग में होता है कि मतलब बच्चा लोग वहाँ पे मतलब सब एक जगह इकट्ठा होता है और जो सीबीएम होता है वो लोग आता है और वहाँ पे कुछ मुद्दा बताता है कि ये हम लोग का ये मुद्दा है कि यहाँ बच्चा लोग इनएक्टिव होता है ना, तो वो लोग को बताता है कि मतलब जितना बच्चा होता है कि हाँ अभी यहाँ सब बच्चा लोग नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। चाइल्ड डेवलपमेंट खजाना और CHSE में चाइल्ड हेल्थ स्पोर्ट कोऑपरेटिव और फिर CHSE में 3 पोस्ट रहता है, CHE, CSE और बड्डी। CSE का फुल फॉर्म है चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर और CSE का फुल फॉर्म है चाइल्ड स्पोर्ट एजुकेटर और बड्डी। दरअसल रांची के जगन्नाथपुर इलाके में छोटे छोटे बच्चों ने अपना एक बैंक तैयार किया है और इसे नाम दिया है बाल विकास खजाना। सामान्य बैंकों की तरह भी इस बैंक में भी अधिकारी होते हैं जो बच्चों के बीच से ही चुना जाता है। यही नहीं, कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद जनरल बॉडी की मीटिंग में उस पर चर्चा के बाद उसे पद से हटाया भी जा सकता है। कि कोई एडवांस लेना चाहता है और जैसे कि 4000 हो गया तो उसका जैसे कि उसके बैंक में 400 रुपया इतना तक का होना चाहिए पैसा, तब उसको एडवांस मिल सकता है और उसका घर जाके हम लोग जो एडवांस कमेटी रहता है वो डिसाइड करती है कि इसको देना चाहिए कि नहीं। कभी 2 दिन रखते हैं, सप्ताह में 2 दिन लोग पैसा जमा करते हैं, फिर बच्चा लोग आता है पैसा जमा करता है, अपना पासबुक लेके आता है, पैसा जमा करता है, फिर जिसको निकालना है वो निकालता है, जिसको जमा करना है, फिर पूरा 1 महीना का डिटेल हम लोग रखते हैं। इस बैंक में ग्राहकों को जमा राशि के 10 गुना तक एडवांस लेने की भी सुविधा है। इन बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे युवक चंदन सिंह बताते हैं कि कोविड के बुरे वक्त में तो कोई बच्चों ने इसके जरिए अपने अभिभावकों की आर्थिक मदद भी की। सर, हम लोगों ने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी ज़रूरतों को, अपनी चाहत को समझ पा रहे हैं और उसमें जो अपने पैसे बचा रहे हैं उससे अपनी कॉपी, किताब, घर की मदद, लॉकडाउन के दौरान अपने माँ का, अपने परिवार का दवाई का खर्च, बच्चों ने जो छोटे छोटे खर्च हैं वो उन्होंने उठाया है। अपने लिए प्लानिंग कर पाना कि आज से 10 साल बाद मैं कहाँ जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, अपने 10th के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है, उसको वो समझ पाना। ये छोटे छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं। इस बैंक की रांची और खूंटी जिले को मिलाकर कुल 9 शाखाएं हैं। बच्चों में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल जगन्नाथपुर की इस शाखा में करीब 200 जबकि सभी शाखाओं को मिलाकर 600 मेंबर हैं। इस बैंक का सालाना टर्नओवर 3 लाख रुपए के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहल ने वाजिब और गैर वाजिब खर्च में भेद करना सिखा दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा आज लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ में 19 से 21 नवंबर तक देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के विष्णुपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने पिछले दिनों पैसा छिनतई का प्रयास किया था और गोली चालन की घटना को भी अंजाम दिया था। और इनके कहने पर केस हुआ था। उस केस में पिछले 2 दिन में हम लोग लगातार इसमें काम किए हैं और क्योंकि बहुत ब्लाइंड केस था ये, कौन आया कैसे किया कुछ नहीं हम लोग को जानकारी था, लेकिन इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस से हम लोग काम करके फिर इसमें 2 बंदे का गिरफ्तारी हुआ। राजीव शर्मा उर्फ लल्लू और राम सुंदर शर्मा, ये दोनों हैं इस कांड का सरगना है और ये दोनों दोस्त हैं। इन लोगों को पैसा का जरूरत था, तो इसलिए राजीव शर्मा ने बोला कि ये भी ब्लू डॉट टूडे में मांगो एरिया में काम करते हैं, तो 14 तारीख को इन्होंने 8 लाख पैसा अपने से ले जाके खदवा में दिए थे इनके पास, जितेंद्र कुमार सिंह के पास, और ये इनको जानकारी था कि कल ये ले जाके जमा करेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा संचालित अति महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए आज वरदान साबित हो रही है। इलाज के लिए अब गरीबों को दर-बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। था जब सही समय पर इलाज के लिए पैसा न होने पर बीमारी से लोगों की मौत हो जाया करती थी, लेकिन अब वह आलम बदल गया है। आयुष्मान योजना न केवल अब लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला रही है, बल्कि लोग मौत को भी बाज रहे हैं। गिरिडीह के वरिष्ठ नागरिक देवनारायण लाल गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के रहने वाले हैं। उम्र के इस दहलीज पर खड़े देवनारायण लाल को अपेंडिक्स बीमारी हो गई थी। जानलेवा पेट दर्द के कारण वे हमेशा परेशान रहते थे। गरीबी के कारण ऑपरेशन भी संभव नहीं था। तब उन्हें पता चला कि आयुष्मान भारत योजना से उनका इलाज संभव है। जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह के नवजीवन नर्सिंग होम में उनका न केवल सफल ऑपरेशन हुआ, बल्कि वहां उन्हें मुफ्त में खाना और दवा भी मिला। उनके चेहरे पर भारत सरकार के कारण आज मुस्कान लौट आई है। वे पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते नहीं थकते। हमरा अपेंडिक्स के बीमारी था, पैसा के लिए इलाज नहीं कर रहे थे और पैसा जब यहाँ हॉस्पिटल में पैसा हमको मदद मिला, हाँ, आयुष्मान कार्ड पर। जी का धन्यवाद। जो हमारे पापा का ऑपरेशन होना था, 2 दिन से नहीं हो पा रहा था अपेंडिक्स का, तो हमारे पापा का स्मार्ट कार्ड होने के कारण इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। वहीं गिरिडीह के रामेश्वरम लाल की अगर बात करें, एक सड़क दुर्घटना में उनका हाथ टूट गया था। वे भी बेहद गरीब हैं। गरीबी के कारण हाथ का प्लास्टर नहीं करा पा रहे थे, लेकिन आज आयुष्मान से उनका भी मुफ्त में इलाज हो गया है। हमको गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और बावां हाथ टूट गया, उसको ऑपरेशन करके बैंडेज किया डॉक्टर साहब। मेरे पास एको पैसा नहीं था, आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ और हम अभी बहुत अच्छा से और ठीक हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देते हैं। पति के हाथ टूट गए हैं, मेरे पास पैसा नहीं थे, इलाज तो अभी अच्छा से हो गए हैं और जो है दवा सो देंगे, अभी तो बहुत अच्छा है। आयुष्मान योजना ने आज गरीबों की जिंदगी ही बदल कर रख दी है। कल तक गरीबी और इलाज के अभाव में तिल तिल कर मरने वाले लोग आज आयुष्मान योजना के कारण स्वाभिमान की सुखद जिंदगी जीने लगे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज शुष्क बना रहेगा।
21 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जेसीए में होने वाले T20 मैच के दौरान मौसम अनुकूल रहेगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी योद्धा पोटो हो के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि पोटो हो के नेतृत्व में 1820 में आज ही के दिन कोल्हान में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। श्री मरांडी ने कहा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में झारखंड के जनजातीय समाज का अप्रतिम योगदान रहा है। आजादी के सफर में आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त तथा वीओ चिदम्बरम को। आज महान स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। दत्त का बचपन उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीता और वहीं उन्होंने पढ़ाई की। क्रांतिकारी के रूप में उनका जीवन किशोरावस्था से भी पहले शुरू हो गया था, जब उन्होंने कानपुर की माल रोड पर अंग्रेजों को एक भारतीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते देखा। वो बच्चा सड़क पर घूम रहा था, जो भारतीयों के लिए प्रतिबंधित था। इस घटना ने बटुकेश्वर दत्त पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रताप के संपादक सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के माध्यम से दत्त सचेंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह उसी समय रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हुए। कानपुर में रहने के दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दत्त ने बांग्ला भाषा सीखने में भी भगत सिंह की सहायता की और काजी नजरुल इस्लाम की कविता से उनका परिचय कराया, जिसे वे अक्सर गाते थे। 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट्स और पंजाब सेफ्टी बिल्स के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में धुएं के बम फेंके और निर्भीकता से इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाए। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम केस में आजीवन कारावास की सजा हुई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 2 बार भूख हड़ताल की। बाद में 1937 में उन्हें सेलुलर जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। वहां से दत्त को दिल्ली जेल और अंत में पटना जेल भेजा गया। दत्त को 8 सितंबर 1938 को रिहा किया गया, क्योंकि कई बीमारियों के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। दत्त को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे किसी तरह की हिंसक राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ेंगे। रिहा होने पर जब उनकी सेहत ठीक होने लगी तो दत्त एक बार फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बटुकेश्वर दत्त ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1947 में रिहा किया गया। 20 जुलाई 1965 को दिल्ली में कैंसर से बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु हो गई। भगत सिंह की 85 वर्ष की माताजी अक्सर अस्पताल में बटुकेश्वर दत्त को देखने जाती थीं। दत्त के इच्छा के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के स्मारक के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज महान स्वाधीनता सेनानी और कवि वल्लयप्पन अलोकनाथन चिदम्बरम की पुण्यतिथि है। उन्हें बीओसी के नाम से भी जाना जाता है। वे कप्पा लुट्टिया तमिझन या द तमिल हेल्समैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।